अभी अपने कल जहां तक किया था वहां से आगे आगे कर रहे हैं अपने वो। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग मल्टीपल रिटेल बैंकिंग। एक प्रोडक्ट नहीं बेचता बैंक। बैंक एक से ज्यादा प्रोडक्ट या तो सर्विस बेचेगा, और इसमें उसके पास एक चैनल नहीं, एक से ज्यादा चैनल्स होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए उसके लिए एक जरिया बनती है। डिमांड इज क्रिएटेड थ्रू डाइवर्स डाइवर्स यानी अलग अलग टारगेट मार्केट एंड प्रमोशनल टैक्टिक्स सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स वांट्स एंड नीड्स। कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। रिटेल बैंकिंग इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चैनल्स एंड मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स which are customized and personalized to suit the needs of the various customer segment। तो अलग अलग कस्टमर्स के लिए हम क्या बनाते हैं, हम अलग अलग चैनल्स बनाते हैं। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोल्स टू बी प्लेड बाय द रिटेल बैंकर्स एड्स द एक्साइटमेंट एज वेल एज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द बैंकर्स। ये इसमें से कुछ भी चीज आपको एंड सेम के अंदर ये पूरे पैराग्राफ में से कुछ भी नहीं लिखना है, राइट। अब इसमें देखो कौन कौन सी प्रोडक्ट बैंक आपको प्रोवाइड करती है। तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसके बाद में लोन, चाहे पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन यानी ऑटोमोबाइल लोन, या हाउसिंग लोन, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, ये सब। द मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड इंटरनेट बैंकिंग। देखो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ जाओगे तुम, बैंक तक जाने की जरूरत नहीं। इंटरनेट बैंकिंग से काम हो सकता है, मोबाइल बैंकिंग से काम हो सकता है, एंड बैंकिंग आउटलेट यानी बैंक के पास जाके भी ये काम हो सकता है। The multiple customer groups individual included individual customers, micro, small and medium enterprises, SMEs, स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं, MSME बोलते हैं इसको। आगे एम लिख देना, यहाँ पे एम आगे आएगा। द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द, ये याद रखना है, MCQ में आ सकता है। कौन सा, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो बनाने यानी एक प्रोडक्ट के साथ में कौन कौन सी चीजें तुम्हारी इंक्लूड होती है, और ये तुम्हारी लायबिलिटी, असेट और दूसरी सर्विस, और खास करके थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स यानी, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि बैंक खुद वो चीज मार्केट से दूसरे किसी के पास से उठाती है। जैसे कि समझो कि बैंक अगर किसी दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस बेचती है तो वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो गई। उसी तरह से गोल्ड लोन किसी दूसरे की बेचे, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो गई। दो essentially retail assets and liability products constitute the basic structure of retail banking। दो चीजें, रिटेल एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम ये देखें कि असेट साइड पे क्या आएगा और लायबिलिटी साइड के ऊपर क्या आएगा। लेकिन आजकल के साल के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट हो गया है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। उसका मार्केटिंग करना बैंक के लिए काफी जरूरी हो गया है, और एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बन गया, ये MCQ में आ सकता है। अब असेट साइड में, रिटेल बैंकिंग रिजल्ट्स इन बेटर यील्ड, improved bottom line for a bank। और रिटेल सेगमेंट इज गुड एवेन्यू, एवेन्यू यानी सोर्स फॉर फंड्स डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट यानी फंड्स मार्केट में लाना। कंज्यूमर लोन्स आर प्रिज्यूम टू बी ऑफ लोअर रिस्क एंड NPA परसेप्शन। देखो NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अगर किसी ने लोन ली और वो लगातार कुछ टाइम तक अपने इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है तो इसकी एसेट को अपने क्या बोलेंगे, NPA बोलेंगे। and helps economic revival of nation through increased productive production activity। रिवाइवल ऑफ नेशन यानी क्या, इकोनॉमिक रिवाइवल यानी किसी कंट्री को, अगर समझो कि पूरी तरह से इंडस्ट्रीज उस कंट्री के अंदर ठप हो गई है, तो वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम भी कौन करेगी, बैंक करेगी। इम्प्रूव्स लाइफस्टाइल एंड फुलफिल्स एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल थ्रू अफोर्डेबल क्रेडिट। क्रेडिट अगर सस्ते में मिले तो लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है, क्योंकि लोग नई नई चीजें खरीदेंगे लोन लेके, और लोगों के एस्पिरेशन यानी एक्सपेक्टेशन पूरे होते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्रेडिट, इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, नई नई चीजें, हर चीज के लिए आपको लोन मिले, इस तरह से आपको क्रिएट करना है। अब आता है इसके बाद में लायबिलिटी प्रोडक्ट। अब लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड फॉर टू रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स बेसिकली अंदर थ्री स्पेसिस, तीन अलग अलग चीजें इसमें आती है। एक सेविंग्स अकाउंट है,
एक करंट अकाउंट और एक अपने जानते हैं टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अमंग दीज अकाउंट्स इज बेस्ट अचीव्ड बाय एडिंग डिफरेंट वैल्यू प्रपोजिशंस। उसमें अलग अलग चीजें अपने ऐड करते जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर अपने सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट अब जेनेरिक यानी ओरिजिनल टर्म के अंदर नहीं रहा। पहले सेविंग्स अकाउंट कैसा होता है कि सेविंग्स अकाउंट खोला तो उसके बाद में आपको पासबुक मिलेगी, आपको चेकबुक मिलेगी और आपको डिपॉजिट करने की लिमिट मिलेगी कि इतने टाइम तुम डिपॉजिट कर सकते हो। उससे ज्यादा कोई फैसिलिटी नहीं। लेकिन आज आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज ऐड करते जाती है बैंक। Attempts are made by banks to expand the scope of generic product। लिखा है ना, जेनेरिक यानी बेसिक प्रोडक्ट। फ्रॉम अ प्लेन वेनिला अकाउंट, वेनिला अकाउंट यानी बेसिक अकाउंट, टू अ वैल्यू एनरिच अकाउंट। अब अकाउंट के साथ में बहुत सारी चीजें मिलती है। द डेज ऑफ सिंपल फंक्शनल प्रोडक्ट्स आर गोन। सिंपल फंक्शनल सेविंग्स अकाउंट का दिमाग में तुम्हारे ख्याल आए तो क्या आएगा? हमारे दिमाग में सिंपल यही थॉट आती है कि सेविंग्स अकाउंट का मतलब पैसे बचत करके उसके अंदर डिपॉजिट किए जाएंगे। बट आज उतना मतलब नहीं रहा, उससे ज्यादा functionality is now perceived to include change needs। A simple passbook and checkbook to a savings account are passe now। passe now यानी हिस्ट्री हो गई है। ये तुम्हारे लिए एक हिस्ट्री हो गई है। अब जेनेरिक अकाउंट में क्या आता है, कोई पूछे अगर, तो जेनेरिक अकाउंट के अंदर, जेनेरिक प्रोडक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? खाली पासबुक चेकबुक देखेंगे बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब एटीएम कार्ड, आप जैसे ही अकाउंट ओपन करवा तो आपको एटीएम कार्ड दे दिया जाता है। एटीएम या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स भी कोई कोई बैंक ऑफर करती है। मल्टी सिटी चेक यानी एक से ज्यादा सिटी के अंदर अपने दे पाए वैसे चेक्स आपको मिल जाते हैं। ये आज अब जेनेरिक प्रोडक्ट फीचर्स बन गए। मतलब ये अब बेसिक थिंग्स है। कोई बैंक ऐसा बोले कि एटीएम कार्ड नहीं देगी तो अपने को अजीब लगेगा। इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग वो अब एसेंशियल वैल्यू प्ले हो गए। द वैल्यू गेम हैज एक्सटेंडेड टू टेकिंग ग्रुप इंश्योरेंस। अब क्या करते हैं, आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एक लाइफ इंश्योरेंस फ्री में मिल जाएगा, या लाइफ इंश्योरेंस या तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्रीमियम कंपोनेंट, एकदम सस्ते प्रीमियम के अंदर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ग्रुप लाइफ पॉलिसीज एज वैल्यू एडिशन इन ग्रुप हेल्थ पॉलिसी ऑन अ फ्लोटर बेसिस कवरिंग द एंटायर फैमिली आर ऑफर्ड। अब क्या किया जाता है कि साथ में जिस बैंक के अंदर आपने अकाउंट ओपन किया उसी बैंक के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटी पूरी फैमिली के इंश्योरेंस की मिल जाती है। फंड्स केप्ट इन अकाउंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टे आइडल। अब क्या बोला गया आपको कि एक काम करो, अगर आपके पास पैसे पड़े रहते हैं अकाउंट के अंदर तो एफडी उसकी ऑटोमेटिक एफडी हो जाएगी। अगर एफडी ऑटोमेटिक हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। और साथ में बैंक को फायदा ये है कि वो एफडी के पैसे को बैंक किसी को भी लोन की तरह से ज्यादा अमाउंट उसका दे पाएगी। तो ये सब फायदे बैंक के साथ में हो जाते हैं। और देखो ये बोला क्या नहीं, ये स्वीप फैसिलिटी। स्वीप फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि जब चाहो तब उसको तुम एफडी बना दो, जब चाहो तब उस एफडी में से तुम कन्वर्ट कर दो वापस सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस के अंदर। तो अब सेविंग्स अकाउंट से फिक्स अकाउंट और फिक्स अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट से सेविंग्स अकाउंट में अपने कभी भी कुछ एक पर्टिकुलर लेवल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी कर ले तो चल जाएगा ना। This increases the earning potential of the deposit balances in savings account. In case of current deposit also, most of the above features are built in. In addition, in some banks, an auto overdraft facility is structured as a part of the package। यानी पैकेज का हिस्सा बना दिया जाता है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। ओवरड्राफ्ट यानी जितने बैंक के अकाउंट अंदर पैसे होते हैं उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर पाओगे। इन ऑलमोस्ट ऑल पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एटीएम और डेबिट कार्ड तो स्टैंडर्ड एंट्री लेवल सबको दे देते हैं ये लोग। और स्वीप फैसिलिटी और लाइफ इंश्योरेंस का भी जो है ना वो साथ में दे दिया जाता है। हेल्थ कवरेज भी, सुपर सेविंग्स अकाउंट विथ वैल्यू बुके फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स। ये किसके लिए होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए से अकाउंट ओपन करवाते हो किसी बैंक के अंदर तो बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है। सबसे पहली बात तो आपको कितनी बार भी आप डिपॉजिट करो कोई चार्ज नहीं, कितनी बार भी एटीएम से विड्रॉल करो कोई चार्ज नहीं। पर 1 लाख का बैलेंस आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप समझो कि एटीएम का जो एटीएम चार्ज लिया जाता है ना एटीएम कार्ड का, हर साल एटीएम चार्ज लिया जाता है 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज करते हैं। ये भी नहीं होगा। उसके बाद में फ्री में आपको वैसे ही 1 लाख रुपए डिपॉजिट आप रखते हो तो उसके सामने आपको 75,000 80,000 का क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। ये सब बातें उसके साथ में अटैच हो जाती है। In current account also, the above facilities are offered. In addition, current account with fixed overdraft facility is also offered by most of the bank। अब इसका मतलब क्या, करंट अकाउंट फिक्स ओवरड्राफ्ट के साथ में, यानी आप करंट अकाउंट तो ओपन करते हो लेकिन उसके अंदर आपको अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए यानी आपको ज्यादा
पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको दी जा सकती है। इन ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट, अब देखो लाइफ कवर दिया जाता है, इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस एड ऑन। एड ऑन का मतलब વધારાનું, एक्स्ट्रा। इन करंट अकाउंट्स ऑल्सो, हम फैसिलिटी जो पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफर करती है वो सब देखो इसमें। इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, all the above products are offered by them and the same is the case with foreign banks also। यानी कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस कंपटीशन के अंदर टिकने के लिए एक बैंक अगर कोई सर्विस देती है तो दूसरी बैंक को भी वो सर्विस प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। इफ वी स्कैन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बैंक्स, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अमंग बैंक इज वेफर थिन। वेफर थिन यानी बहुत बारीक है, यानी दो प्रोडक्ट के बीच में आपको थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट करने का पॉसिबल नहीं है। एंड खाली वैल्यू डिफरेंशिएशन की फैक्टर हो जाता है, याद रखना, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। यानी उसकी जो वैल्यू यानी आपके लिए उसकी क्या अहमियत है वही डिफरेंस आप करो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। इज द की फैक्टर अक्रॉस बैंक्स एंड द टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड डिलीवरी एफिशिएंसीज सेपरेट मेन फ्रॉम बॉयज। यानी सेपरेट मेन फ्रॉम बॉयज जो लिखा है ना उसका मतलब क्या होता है कि जो लॉन्ग प्लेयर्स है, पुराने प्लेयर्स, वो और नए प्लेयर्स में यही फर्क पड़ता है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं ना वो ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं। All banks offer term deposit products with provision of monthly, quarterly और cumulative interest payment option। सब आपको अलग अलग फैसिलिटी है। टर्म डिपॉजिट का मतलब फिक्स डिपॉजिट की आपको फैसिलिटी दी जाती है। मंथली, क्वार्टरली या तो क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या, एक ही अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट गिना जाता है वो इंटरेस्ट बार बार ऐड होगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी ऐड करा जाएगा इंटरेस्ट। मंथली का मतलब महीने महीने आप इंटरेस्ट का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। क्वार्टरली का मतलब 3 3 महीने में पैसा मिल जाएगा। Fixed deposit built with units of fixed amount are also offered by the banks। This is intended यानी ये इसलिए किया जाता है कि unfixed component in the fixed deposit and enable the depositor to partially withdraw without disturbing the entire amount and the resultant loss of interest। जैसा कि आपको बोल दिया जाए कि आप अगर फिक्स डिपॉजिट रखते हो ना तो इसमें से 25% आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन विड्रॉ करने पे आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इस तरह की फिक्स डिपॉजिट भी साथ में ऑफर की जाती है, पर पूरा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। बैंक्स ऑल्सो ऑफर फिक्स डिपॉजिट विद बिल्ट इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें कैश क्रेडिट अकाउंट हो ना वैसा ही फिक्स डिपॉजिट मोड ऑफ, यानी वो ऐसा लगता है कि हमने जो अकाउंट ओपन किया ना वो कैश क्रेडिट जैसा ज्यादा है, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कैश क्रेडिट जैसा लगता है हमको। These product re-engineering measures are adopted by banks to enhance the comfort level of the term deposit account holders and offer convenience as a value proposition। ये आपके लिए कन्वीनियंस और ज्यादा बढ़ाता है, यानी और ज्यादा आप कन्वीनियंट होते हो इस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ना ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स अक्रॉस सेक्टर्स ऑफर अबव फैसिलिटीज, यानी सब बैंक ये फैसिलिटी तो सबको ऑफर करती है। सम ऑफ द बैंक्स ऑफर एक्सीडेंटल लाइफ कवर, यानी अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाए तो पैसे ज्यादा मिलते हैं उसकी फैमिली वालों को। फॉर टर्म डिपॉजिट बट द ग्रुप लाइफ कवर एंड हेल्थ कवर आर नॉट नॉर्मली ऑफर टू टर्म डिपॉजिट्स एज दे आर स्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। ये जो है ना टर्म डिपॉजिट के साथ में आपको ग्रुप लाइफ कवर नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा है ना कि ये टेम्पररी अकाउंट होते हैं। आप 3 साल 5 साल के अंदर पैसे विड्रॉ कर लोगे और उसके बाद में उसके अंदर डिपॉजिट होता नहीं है बार बार। एक आध बार डिपॉजिट किया, बाद में एक सामटा विड्रॉ कर लिया, इसलिए इसके साथ में लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ कवर नहीं होता। इन शॉर्ट रिटेल डिपॉजिट्स आर स्टेबल एंड कॉन्स्टिट्यूट, याद रखना ये एमसीक्यू है। रिटेल डिपॉजिट कोर डिपॉजिट बेसिक डिपॉजिट से, ये इंटरेस्ट इनसेंसिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझो, तुम बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो उसके बाद में तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तुम्हारा मतलब मकसद क्या है, बचत होनी चाहिए। तो मतलब इससे इंटरेस्ट बढ़ने या कम होने से इसके ऊपर आपके कोई फर्क पड़ना नहीं है, और ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर कोई बार्गेनिंग नहीं करता। दे कॉन्स्टिट्यूट लो कॉस्ट फंड्स फॉर द बैंक्स, ये कम कॉस्ट फंड के कम, बहुत ही कम पैसे के अंदर बैंक को पैसे मिल जाते हैं। एंड इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद द रिटेल कस्टमर बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, क्योंकि जो इंसान आपके बैंक के अंदर पैसे रखने के लिए आएगा वही इंसान अगर जब लोन की जरूरत होगी तो भी बैंक के पास ही जाएगा, तो आगे जाके कमा के देने वाला भी वही इंसान है। अब रिटेल असेट प्रोडक्ट, असेट, ये भी एमसीक्यू है, पहली लाइन। रिटेल असेट फाइनेंसिंग इज अ मेजर कंपोनेंट
ऑफ रिटेल बैंकिंग मॉडल्स ऑफ बैंक। इनफैक्ट रिटेल लोन्स आर, ये पूछा जाता है, देखो रिटेल लोन्स आर बैकबोन ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ द बैंक। बैंक के लिए रेवेन्यू का मिलना कहाँ से आता है? लोन्स के इंटरेस्ट से मिलता है ये। In any customer expansion strategy, a retail loan is pegged as the main attraction uniformly by all the banks. Product, price, process, delivery, ये याद रखना। Innovations are receiving constant attention in retail asset side। पहले तो अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी लोन अच्छी तरह से फ्रेम करके दो। दूसरी प्राइस, यानी उसकी कॉस्ट, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह कम हो, प्रोसेस एकदम आसान हो, कुछ घंटों के अंदर लोन मिल जाए वो। और डिलीवरी इनोवेशन, यानी मतलब आपके अकाउंट में पैसे आए, सामने वाले अगर लोन लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसे जाए, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। अब इसमें भी क्रॉस सेलिंग किया जाता है एंड प्रोडक्ट बंडलिंग अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अराउंड रिटेल एसेट प्रोडक्ट। क्रॉस सेलिंग का मतलब एक साथ में दो अलग अलग प्रोडक्ट को बेचना, और प्रोडक्ट को साथ में मिला के एक साथ बेच देना। जैसे कि समझो कि आप अगर लोन दे दो तो लोन के साथ में इंश्योरेंस भी ऑफर करो, उसको प्रोडक्ट बंडलिंग बोला जाएगा। द फोकस इज सो हाई दैट इन सम बैंक्स रिटेल एसेट कॉन्स्टिट्यूट एज हाई एज 40 to 45% ऑफ द टोटल एसेट बेस। जो रिटेल एसेट आती है ना, वो इसमें 40-45 तक का। मेन एडवांटेज ये है, इज द स्टेबिलिटी ऑफ एसेट बेस बिकॉज ऑफ द लार्ज कस्टमर बेस। क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि उसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा लोग उसके कस्टमर्स होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट रीजंस आर द बेटर स्प्रेड्स इन इनकम, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड स्कोप फॉर कैप्चरिंग एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स फ्रॉम अदर एवेन्यूज। एवेन्यू यानी सोर्स, अलग अलग सोर्स से हम क्या करेंगे, अलग अलग तरह की इनकम कमा पाएंगे, ये हम जानते हैं। देखो लोन के अंदर कितनी वेराइटीज है, तो सोर्स कितने ज्यादा बन गए तुम्हारे लिए। पहली बात, ये हाउसिंग लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब लोन के तरीके हैं। अदर रिटेल लोन्स इंक्लूड लोन अगेंस्ट रेंटल रिसीवेबल। अगर कोई भाड़े पे मकान देता हो और उसकी सारी प्रॉपर्टी भाड़े पे है और उसको भाड़े की कोई इनकम मिलती हो, उस भाड़े की इनकम के ऊपर भी वो इंसान लोन ले सकता है। फिर सैलरी के ऊपर ओवरड्राफ्ट मिलता है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी आप गोल्ड लोन लेते हो वो। उसके बाद में लोन्स फॉर ट्रेडर्स इन द पर्सनल सेगमेंट, और ट्रेडर्स यानी वही जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए लोन मिल जाना आसानी से। रिटेल लोन्स आर ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड बाय सम बैंक्स टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोफेशनल सेगमेंट्स लाइक डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड एडवोकेट्स। ये सब के लिए अलग अलग लोन होती है टू फाइनेंस their प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स एक्सटेंड द standard retail asset products to the customers and prospects. They also extend most of the other retail assets mentioned above. Some banks have special schemes for small traders in personal segment। यानी कुछ क्या करेंगे, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए अलग से लोन बनाएंगे। ऑल्सो स्कीम ओवरड्राफ्ट के लिए भी मिलती है। कार्स विच डू नॉट हैव अ लोन टैग ऑलरेडी विल बी कंसिडर्ड फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब आपकी कार जिसके ऊपर अभी कोई लोन चालू नहीं है, आपकी आपकी कार जो आपने खुद, यानी लोन के हफ्ते सारे भर चुके हैं, 5 साल 7 साल पुरानी कार है, उस कार को गिरवी रख के आप दूसरी लोन ले सकते हो। एज ऑलरेडी स्टेटेड रिटेल लोन्स आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ द रिटेल बैंकिंग स्पेस। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इससे क्या क्या फायदा होता है। तो रिटेल बैंकिंग रिजल्ट्स इन बेटर यील्ड, इम्प्रूव्ड बॉटम लाइन फॉर अ बैंक। बेटर यील्ड यानी अच्छी कमाई देता है ये। और इसके बाद में गुड रेवेन्यू फॉर फंड्स डिप्लॉयमेंट, पैसा लाने के लिए तुम्हारे पास अच्छा। और इसमें रिस्क कम है। और एक्चुअली है ना, ये दूसरी बार आ रहा है, ऑलरेडी अपने ये कर चुके हैं। इन शॉर्ट वाला ये ऊपर आ चुका था, ये रहा। एग्जैक्टली ये जो है ना, वो यहाँ पे एसेट साइड का वापस रिपीट हो रहा है। फिर भी देख लेते हैं, देखो कंज्यूमर लोन्स में रिस्क कम है और एनपीए का परसेप्शन, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेप्शन भी कम होता है। और हेल्प्स इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ नेशन। याद रखो, कोई बड़ा इंसान, यानी अगर समझो कॉर्पोरेट लोन वाला है ना, वो अगर लोन लेगा तो भले एक इंसान को याद रखना आपको, लेकिन उसके सामने रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो डूबा तो उसके साथ में बैंक के सारे पैसे डूब जाएंगे। जबकि रिटेल बैंकिंग के अंदर हजारों लाखों कस्टमर्स होते हैं, और ये सारे कस्टमर छोटी छोटी अमाउंट की लोन लेते हैं, और ये रेगुलरली पे करने वाले लोग होते हैं नॉर्मली।
इम्प्रूव्स लाइफस्टाइल एंड फुलफिल्स एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों के जो अपने एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करते हैं। और इससे मिनिमम मार्केट, ये अलग है, ये ऊपर नहीं था। इसमें मार्केटिंग एफर्ट्स कम करना पड़ता है रिटेल बैंकिंग के अंदर, क्योंकि डिमांड जैसी है ना वैसा मार्केटिंग, और यहाँ पे बैंकिंग की डिमांड तो होती है। Diversified portfolio due to a huge customer base enables bank to reduce the dependence on few or single borrower। जैसे मैंने बोला कि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो एक इंसान बड़ा वही खाली एक लोन ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। एंड बैंक्स कैन अर्न गुड प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग नॉन फंड बेस्ड एंड फ्री बेस्ड सर्विसेज। नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज का मतलब खाली एडवाइस की सर्विसेज, और फी बेस्ड सर्विसेज का मतलब जहाँ पे आपको कोई अगर समझो ड्राफ्ट दिया तो इसमें फीस लेते हैं वो लोग। आपने एनईएफटी किया तो एक अमाउंट से ज्यादा का किया तो आपको उसकी फीस लेते हैं, तो ये फी बेस्ड सर्विस हो गई। तो इससे भी आपके पैसे जो है ना वो बैंक के पास आते हैं। उसके बाद अदर प्रोडक्ट या तो सर्विसेज। अदर प्रोडक्ट और सर्विस ब्रॉडली कवर फाइनेंशियल सर्विस नीड्स ऑफ कस्टमर्स अदर देन दोज लायबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड एसेट प्रोडक्ट्स। These enhance the service experiences of the customers by providing process and delivery efficiencies by additional service tools to the basic product. One set of these products are credit cards, debit cards, और ये देखो ये अदर प्रोडक्ट्स में ये सारी प्रोडक्ट्स आ जाती है। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स है तुम्हारे लिए, राइट। डिपॉजिटरी सर्विस भी इसी के अंदर आ जाती है। डिपॉजिटरी सर्विस यानी डीमेट अकाउंट ओपन करवाने की सर्विस। और ये ब्रोकिंग सर्विस लिखा है, ब्रोकिंग। ब्रोकिंग यानी दलाली की सर्विस जो बैंक के द्वारा दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो बैंक का खुद का नहीं है किसी दूसरी कंपनी का है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर म्यूचुअल फंड, रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बिल पेमेंट सर्विसेज, मल्टी सिटी चेक, पेमेंट गेटवे फॉर रेल एयर टिकट बुकिंग। पेमेंट गेटवे कैसा, कि अभी आपने एमएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फीस भरी, जो फीस भरी है ना उसमें पेमेंट गेटवे में बिल डेस्क आता है। वो बिल डेस्क दो तीन गेटवे को यूज करेगा। गेटवे यानी उसी रास्ते से वो जाएगा। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली एचडीएफसी का होता है, एसबीआई का होता है, फिर उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक का होता है, ये बड़ी बैंक का होता है। वो गेटवे को यूज करके एमएस यूनिवर्सिटी के अकाउंट तक पैसे पहुंचाने के लिए बिल डेस्क के पास से ये बैंक पैसे लेती है। तो वो फीस भी आ गई इसमें। फिर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। वेल्थ मैनेजमेंट यानी आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया जाए। और उसके बाद में प्राइवेट बैंकिंग आर सम ऑफ द अदर सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स। बैंक से, ये हैंक्स नहीं है। फिर दिस सर्विसेज आर ऑफर्ड विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव, इसमें कस्टमर की जो मल्टीपल नीड, जरूरतों को सेटिस्फाई करे, और फी बेस्ड इनकम ज्यादा मिलती रहे हमको, यानी जो इनकम फीस के ऊपर डिपेंड करती है वो सारी इनकम हमारे पास आए। द रेवेन्यू मॉडल्स फ्रॉम दीज फी बेस्ड सर्विसेज आर क्वाइट अट्रैक्टिव। और 50% से ज्यादा रेवेन्यू, कुछ बैंक का तो ऐसा है ना कि 50% से ज्यादा रेवेन्यू इसी फीस बेस्ड सर्विस से आता है। अभी एटीएम जो है ना, वो एटीएम तो ऑलमोस्ट सब लोग ऑफर करते हैं। बिल पेमेंट सर्विस भी, गोल्ड कॉइन्स का सेल करना, ये सब अदर सर्विस में आता है। डिपॉजिटरी सर्विस यानी मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करवाना। डीमेट अकाउंट बैंक खुद नहीं काम करती, बैंक किसी डिपॉजिटरी के पास से लाइसेंस लेती है और आपका अकाउंट वहां ओपन करवा के देती है। एक्चुअली बैंक के जरिए से अगर तुम उस डिपॉजिटरी से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें बैंक को फीस मिलती है। फिर उसके बाद में पेमेंट गेटवे फैसिलिटी जो मैंने समझा, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक कुछ चीजें ऑफर नहीं करती है, लेकिन धीमे 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 वो भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इनकम का जरिया है ना इसकी वजह से। अब ये देखो रिटेल और कॉर्पोरेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसेम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से एमसीक्यू भी काफी सारे हैं। देखो पहला, रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल सेगमेंट यानी अलग अलग हिस्सों को टारगेट करेगी, जबकि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट को टारगेट करेगा। रिटेल बैंकिंग मास मार्केट बैंकिंग जिसमें कस्टमर ज्यादा है, जबकि यहाँ पे स्मॉलर सेगमेंट यानी इसमें क्लाइंट बेस बहुत कम छोटा होता है, यानी आपके क्लाइंट्स उंगलियों पे गिने जा सके ऐसे होंगे। रिटेल बैंकिंग बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर है, बिजनेस टू कस्टमर, ये कॉस्ट लेटर नहीं है, कस्टमर है। बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच है, यानी बिजनेस से कस्टमर तक जाना, बैंक से कस्टमर तक जाना। जबकि ये बी टू बी, बैंक से बिजनेस तक जाना, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट कोई पर्सन नहीं होता, कॉर्पोरेट क्लाइंट कोई कंपनी होती है, कोई बड़ी कंपनी, तो बिजनेस से बिजनेस गए अपने। और यहाँ पे टिकट साइज मतलब अमाउंट लोन की बहुत ही कम होती है, जबकि
यहाँ पे टिकट साइज बहुत बड़ी होती है, यानी अमाउंट ऑफ लोन ज्यादा बड़ी होती है कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर। उसके बाद रिस्क यहाँ पे वाइड स्प्रेड, यानी दूर दूर तक अपने देखे ने तो अपने ऐसा मान सकते हैं कि करोड़ों कस्टमर के बीच में रिस्क फैला हुआ है, और यहाँ पे कस्टमर बेस अपना लार्ज है। जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि सामने वाला कस्टमर, अगर एक कस्टमर भी डूब गया तो करोड़ों रुपए की लोन लेके डूबेगा वो। रिटर्न्स यहाँ पे रिटेल बैंकिंग में ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा कस्टमर्स है, और ज्यादा कस्टमर्स ज्यादा असेट क्लास के अंदर अपने डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर रिटर्न्स लो है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात तो बार्गेनिंग होती है, क्योंकि आप अगर हायर अमाउंट की लोन लोगे ना तो उसके सामने तुम बार्गेनिंग करोगे कि मैं इतना ही उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ ऐसा। मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन रिटेल एसेट्स आर मोर लेबोरियस, यानी इसमें ज्यादा, हाँ रिटेल एसेट में ये नुकसान है कि आपको यानी हर कस्टमर को बार बार फोन करके रिमाइंड कराना पड़ता है, मैसेज भेजने पड़ते हैं कि लोन का इंस्टॉलमेंट नजीक आ रहा है। इसमें आपका टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि लार्जर कस्टमर बेस है। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में ये सब मगजमारियाँ इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आगे जैसे बोला कि बहुत कम कस्टमर्स होते हैं इसके। लायबिलिटी साइड की बात करें, द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज रिलेटिवली लेस and mostly go along with the card rates as the ticket size in retail deposits is small। यहाँ पे टिकट साइज बहुत कम होती है, छोटी होती है, इसका मतलब लोग इतने ज्यादा नहीं है, लोग सॉरी लोग ज्यादा है लेकिन अमाउंट ऑफ लोन बहुत कम है। जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर टिकट साइज जो है ना वो बहुत लार्ज है, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट विल बी ह्यूज ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द कॉर्पोरेट फॉर हायर रेट्स एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस टू गार्नर द डिपॉजिट। और डिपॉजिट भी है ना, उसके उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। द इम्पैक्ट ऑफ एनपीए, हाँ ये याद रखना, एनपीए ज्यादा कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर होता है, क्योंकि एक बार गया पैसा तो करोड़ों में जाएगा, जबकि रिटेल बैंकिंग के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता। अगर इसको सम अप करें, यानी ये पूरे चैप्टर को समरी देखे, तो द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग आर मेनली बिल्ट अंडर द फॉलोइंग ब्रॉड क्लासिफिकेशन: horizontally organized model, vertically organized model, predominantly vertically organized model और predominantly horizontally organized model। अब ये सब एमसीक्यू के अंदर आता है, ध्यान देना ये पैराग्राफ के अंदर। पहली बात, horizontal और vertical model depends on level of customer information available in a single platform in the database side for offering multiple products, services across assets, liabilities and other services। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, पहले देखो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल मॉडल किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, एक ही प्लेटफॉर्म से कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक ही जगह से कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर, और हम उसके सामने मल्टीपल प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे। जबकि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हर किसी के लिए अलग अलग चीज। ऑर्गेनाइज है, इसका मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन, मतलब एक इंसान ने जो बोला, जो प्रोडक्ट मांगी उसी प्रोडक्ट इसको प्रोवाइड हो, और हर प्रोडक्ट अलग अलग होगी हर इंसान के लिए। जबकि वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करें तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट्स विद कस्टमर बेस, customer database orientation and centralized customer database is used across product। तो वर्टिकली में याद रखना है कि एक सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा यूज होता है, यानी एक ही जगह से अपने को डेटा कलेक्ट करना है, और वो डेटा को बेस रखते अपने सब प्रोडक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फिर प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल इज मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, विद कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट, कुछ के लिए सेम इंफॉर्मेशन, उसमें सबके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टली अकेला होगा नहीं तो। लेकिन प्रीडोमिनेंटली हो तो कुछ कस्टमर के लिए, सम प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन होती है। इन प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल कॉमन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन। रिटेल बैंकिंग सॉल्यूशंस आर ऑफर्ड बाय बैंक्स बाय एक्सटेंडिंग डिफरेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड प्लेथोरा, प्लेथोरा यानी वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज, वेराइटी, डिफरेंट काइंड्स, बहुत ज्यादा काइंड्स है, उसको प्लेथोरा बोला जाता है। Plethora of other services covering the entire financial services and investment services and requirement of customers। Banks implement these services mainly
थ्रू देयर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स। बैंक ये सर्विस ऑफर करेगी तो टेक्नोलॉजी को यूज करके ये सर्विस ऑफर करेगी। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स हैव इम्प्लीमेंटेड देयर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस टू ऑफर देयर कस्टमर्स बॉर्डरलेस बैंकिंग। अब ये बॉर्डरलेस बैंकिंग का मतलब कोई लिमिटेड नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ब्रांच के कस्टमर हो ऐसा नहीं माना जाता, आप पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम के कस्टमर इस तरह से माना जाता है। As discussed elsewhere, retail banking is different from corporate banking. In retail banking, the impact of NPA will be well spread. जैसे बोला ना, रिटेल बैंकिंग के अंदर एनपीए होता है पर वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर फैला है, लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर एनपीए की जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। Likewise, the cost of deposit will be relatively less than corporate banking as the customer base is large in retail banking and hence pressure for finer rates will be less. नॉर्मली जो बड़े कस्टमर्स होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं कि एक साथ में अगर आप 500 करोड़ की लोन लेते हो तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, लेकिन रिटेल बैंकिंग में ये कस्टमर बार्गेनिंग नहीं करता। कस्टमर जानता है कि 2-3 लाख की लोन लेने के अंदर बार्गेनिंग बैंक करेगी भी नहीं, इसलिए यहाँ पे कस्टमर ज्यादा परेशान भी नहीं करता और ज्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं करता, इससे यहाँ पे ये फायदा होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट का जो ये पार्ट है ना ये अपने कंप्लीट किया। मैं आपको इसके अंदर ये बता दूं, 12 नंबर के पेज से अपने शुरू किया था तो अभी और ये इतने पेजेस अपने बाकी आगे के शुरुआत के जो पेजेस है ना वो, जिसको अपने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे।